वेलकम बैक। ये कहानी है रसल बॉय आविन की और इस कैरेक्टर को टॉम हॉलैंड यानी कि हमारे स्पाइडरमैन ने प्ले किया है। कई किरदार आविन की कहानी से जुड़ते हैं जिससे ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, बट डोंट वरी, इसे मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आप इसके प्लॉट को ईजिली समझ जाएंगे। कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शुरू होती है जहाँ पर रसल विलार्ड अपने एक साथी सोल्जर को क्रॉस पर टंगा हुआ देखता है जिसकी चमड़ी उधेड़ी होती है और उसे जिंदा क्रूसिफाइड किया होता है। उसे दर्द में देखकर रसल उसे गन से उड़ा देता है ताकि उसे उस दर्द से आज़ादी मिल सके। ये हादसा रसल विलार्ड के दिलो दिमाग में घर कर जाता है जिसे उसका भगवान पर से भरोसा उठ जाता है। वॉर के बाद रसल अपने घर कोल क्रीक वेस्ट वर्जीनिया लौट रहा होता है। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट को विजिट करता है जहाँ पर एक शख्स जिसका नाम कार्ल होता है वो अपनी सीट रसल विलार्ड को ऑफर करता है और खुद कहीं और बैठ जाता है। इस आदमी को आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। उस रेस्टोरेंट में 2 वेट्रेस होती है। एक का नाम शार्लेट होता है जो बहुत ही नेक दिल और रहम दिल होती है, तो दूसरी का नाम सैंडी होता है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। विलार्ड को शार्लेट पसंद आती है और वो उससे शादी करने के बारे में घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स से कहता है, पर विलार्ड की मॉम दूसरे दिन हेलन नाम की लड़की से उसकी मुलाकात चर्च में कराती है ताकि वो उससे पसंद करे और उसके साथ अपना घर बसाए। अब चर्च में रसल और हेलन मिलते हैं, पर हेलन वहाँ पर प्रीचर को अप्रोच करती है जो बहुत ही अंधविश्वासी और रिलीजियस होता है। आगे रसल और शार्लेट की शादी होती है और उनको एक बेटा होता है जिसका नाम वो लोग आविन रखते हैं। दूसरी ओर हेलन और उस प्रीचर की भी शादी हो जाती है और उनको एक बेटी होती है जिसका नाम वो लोग लेनोरा रखते हैं। और रेस्टोरेंट वाली सैंडी कार्ल के साथ अपना लिविंग रिलेशनशिप जारी रखती है। रसल अपने फैमिली के साथ यानी शार्लेट और आविन के साथ ओहायो में अपना घर बसाता है जहां रसल धीरे धीरे रिलीजियस बनता जाता है और अपने बेटे को भी साथ साथ सिखाते जाता है। रसल एक क्रॉस जंगल में तैयार करके उसे एक प्रार्थना की जगह बनाता है। एक दिन रसल और आविन प्रे कर रहे होते हैं कि वहां से 2 अजनबी गुजरते हैं और बहुत ही गलत शब्द रसल की वाइफ के बारे में बोलते हैं। रसल तभी कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद रसल आविन को लेकर बाहर निकलता है और मार्केट में उन दोनों अजनबियों को पीटने लगता है और अपने बेटे को एक सीख देता है कि किसी को भी सही वक्त पर सबक सिखाना ज़रूरी है। वहाँ से ये दोनों घर लौटते हैं तो शार्लेट घर में बेहोश पड़ी हुई मिलती है और आगे डॉक्टर से पता चलता है कि उसे कभी न ठीक होने वाला कैंसर हुआ है। विलार्ड अपने आप को भरोसा दिलाता है कि प्रार्थना करने से शार्लेट ठीक हो जाएगी और वो पागलों की तरह पूरे दिन प्रार्थना करते ही रहता है और आविन से भी वो ज़बरदस्ती प्रार्थना करवाता है। उसका पागलपन इतने हद तक बढ़ जाता है कि वो आविन के कुत्ते की बलि दे देता है, ये सोचकर कि शायद भगवान शार्लेट की जान बख्श दे, पर शार्लेट नहीं बचती और उसके मौत के गम में उसी रात विलार्ड अपने आप को ख़त्म कर देता है। अब आविन जो अभी एक बच्चा है अकेला हो जाता है। वो एक जनरल स्टोर के ओनर की मदद से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। ऑफिसर तहकीकात करके आविन की कस्टडी विलार्ड के माँ बाप को दे देते हैं। दोस्तों, इस पुलिस वाले को याद रखना, इनका नाम ली है। आगे आविन की ग्रैंडमदर आविन को लेनोरा को उसकी स्टेप सिस्टर कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। लेनोरा हेलन और प्रीचर की बेटी होती है। अब ये यहाँ पर कैसे, यानी हेलन और प्रीचर की बेटी लेनोरा आविन की ग्रैंडमदर के पास कैसे? अब कहानी को थोड़ा हम उल्टा घुमाते हैं। रसल और शार्लेट का चैप्टर क्लोज हो जाता है, लेकिन जब ये दोनों जिंदा होते हैं उसी वक्त में हेलन और प्रीचर की स्टोरी में हम घुसते हैं। हेलन का हस्बैंड जो प्रीचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होता है। वो एक दिन गॉड का आशीर्वाद उस पर है और उसे कुछ नहीं हो सकता, ये दिखाने के लिए वो जहरीले स्पाइडर्स को अपने चेहरे पर डाल देता है जिससे कुछ मकड़ियाँ उसे काट लेती है और उसके चेहरे में इन्फेक्शन हो जाता है। 2 हफ्तों तक
वो अपने आप को एक बंद कमरे में लॉक कर देता है। उस अकेले रूम में वो गॉड से बातें करता है और अकॉर्डिंग टू हिम गॉड भी उससे बात करता है। दरअसल वो उसके मन का छलावा होता है। अब गॉड की बात मानकर वो रूम से बाहर निकलता है और अगले सीन में हम हेलन और उसकी बेटी को रसल के पेरेंट्स के घर में देखते हैं, जो अपने बेटी को विलट की मॉम के पास कुछ वक्त के लिए छोड़ देती है, ये कहकर कि वो लोग गाड़ी से एक राउंड मारकर आ रहे हैं ताकि हेलन की पति को थोड़ा बेहतर फील हो। हेलन प्रीचर यानी कि उसके हस्बैंड और उसके भाई के साथ राउंड मारने आगे निकल जाते हैं। दरअसल हेलन के पति ने हेलन को ये कहकर बाहर लाया होता है कि उसे एक रिचुअल फॉलो करना है जो परमात्मा ने उसे आदेश दिया होता है। दोस्तों, वो दौर ही ऐसा था कि लोग भगवान के नाम से डरते थे और किसी की भी बातों में आ जाते थे। आगे प्रीचर गाड़ी रोककर हेलन को वुड्स में लेकर जाता है और यहाँ पर हेलन का पति हेलन को स्क्रू ड्राइवर से अचानक से मार देता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि वो उसे वापस से जिंदा कर दे। अकॉर्डिंग टू प्रीचर ऐसा उसे परमात्मा ने कहा होता है कि तुम अपनी बीवी को मार दो, मैं उसे फिर से जिंदा कर दूंगा, जिससे तुम्हारे शरीर के अंदर के इन्फेक्शन मर जाएंगे और तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। एंड बट ऑब्वियस प्रीचर का भ्रम टूट जाता है क्योंकि हेलन जिंदा नहीं होती। अब प्रीचर अपनी बीवी को वहीं पर दफना कर अपने बेटी के पास लौटने की सोचता है। अपने साथ आए हुए भाई को वो बीच रास्ते में अकेला छोड़ देता है और अपना रास्ता खुद पकड़ लेता है। रास्ते में वो कार लिफ्ट मांगता है और उसे कार लिफ्ट मिलती भी है और देने वाले और कोई नहीं कार्ल और सैंडी होते हैं, जो प्रीचर को वेस्ट वर्जीनिया ले जाने के बहाने किसी और जगह ले जाकर मार देते हैं। दरअसल कार्ल और सैंडी सीरियल किलर होते हैं, जहां पर कार्ल सैंडी को अलग अलग आदमियों से संबंध बनाकर उनकी तस्वीरें खींचता है। एक तरह का साइकोमैटिक नेचर कार्ल का होता है, जिसका साथ सैंडी सिर्फ पैसों के लिए देती है। अब दोस्तों, यहाँ पर हेलन और प्रीचर की स्टोरी एंड होती है और हम वापस वेस्ट वर्जीनिया विलट के घर यानी कि उसके पेरेंट्स के घर आ जाते हैं, जहाँ पर विलट और शार्लेट का बेटा आविन और हेलन और प्रीचर की बेटी लिनोरा एक साथ बड़े होते हुए हम देखते हैं। आविन का नेचर बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है अपनी बहन की तरफ, एज उसने बचपन से बहुत सारा खून खराबा देखा होता है। कॉलेज में कुछ लड़के लिनोरा को तंग करने लगते हैं, जिससे आविन उनको मारने जाता है पर खुद पिट जाता है। दरअसल वो लड़के लिनोरा को मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लिनोरा आविन को लेकर वहाँ से ग्रेवयार्ड आती है, जहाँ हेलन की कब्र पर वो प्रे करने लगती है। दरअसल इन दोनों को अपने माता पिता के साथ क्या हुआ इसकी जानकारी होती है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि हेलन को तो प्रीचर ने दफनाया हुआ होता है, उसकी कब्र यहाँ पर कैसे, और लिनोरा को अपने माँ बाप के साथ क्या हुआ इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इट्स वेरी सिंपल, आविन को तो अपनी आप बीती पता होती है, पर लिनोरा के माँ बाप के साथ क्या हुआ वो प्रीचर के थ्रू पता चलता है। कैसे, तो आपको याद होगा प्रीचर अपने भाई को अकेले बीच रास्ते में छोड़ देता है। इसका सीन तो नहीं है, पर लॉजिक यही बताता है कि प्रीचर के भाई ने पुलिस को बताया होगा, क्योंकि प्रीचर तो मर चुका था, तो हेलन को जहां दफनाया गया था उसकी जगह सिर्फ इन दोनों को ही पता थी। बैक टू स्टोरी, दूसरे बार जब आविन लिनोरा को चर्च में ले जाता है तो वो उसे वहीं पर अकेला छोड़ देता है और खुद उन लड़कों को सबक सिखाने जाता है, जहाँ पर आविन उन तीनों लड़कों को बहुत मारता है। अपने पिता से ली हुई बचपन की सीख वो यहाँ पर आजमाता है। लिनोरा जिस चर्च में जाती है वहाँ का प्रीचर भगवान की आड़ में लिनोरा का फ़ायदा उठाता है, जिससे लिनोरा प्रेग्नेंट होती है और वो इस बात को नए प्रीचर से कहती भी है, जिससे इनकार करके वो प्रीचर लिनोरा की ही गलती है ये कहकर उसे चर्च से धक्का मारकर बाहर निकालता है। अपने प्रेगनेंसी की बात वो घर पर कैसे बताएगी, इस ट्रॉमा में वो अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी कर देती है। किसी को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ या उसने अपनी जान क्यों ली। कुछ दिन बाद एक ऑफिसर आविन को हकीकत बताता है कि लिनोरा के साथ क्या हुआ, किसने किया।
गुस्से में आकर आविन प्लानिंग करके उस प्रीचर को मार देता है और वहाँ से वेस्ट वर्जीनिया छोड़कर अपने पुराने घर के लिए निकलता है। पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब होती है और वो लिफ्ट मांगने लगता है। एंड गेस व्हाट, उसे लिफ्ट कौन देता है? यूर राइट, कार्ल एंड सैंडी। यहाँ पर लेनोरा का चैप्टर क्लोज होता है और फिल्म अपने लास्ट चैप्टर में एंट्री करती है। कार्ल और सैंडी आविन को लिफ्ट देते हैं, जहाँ आविन पहले से ही लोडेड गन लेकर घूम रहा होता है, जिससे अनजान ये दोनों उस पर बाकियों की तरह अपने पैतरे आजमाने लगते हैं और दोनों भी, कार्ल और सैंडी, न चाहते हुए आविन के हाथ से मारे जाते हैं। आविन गाड़ी से फोटो नेगेटिव के रोल्स बरामद करके अपने मंजिल के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें ऑफिसर ली, ये वही ऑफिसर है जिसे हमने आविन के डैड की सुसाइड वाली रात को देखा था। दोस्तों, सैंडी ली की बहन होती है और उसे पता होता है कि वो क्या काम करती है, तो वो सारे सबूत मिटा देता है ताकि उसके इमेज पर दाग न लगे। दोस्तों, ली भी यहाँ पर दूध का धुला हुआ नहीं होता, बट इसका कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, तो मैंने इसकी स्टोरी इसमें कवर नहीं की है। क्लाइमैक्स सीन में आविन अपने पिता के बनाए हुए चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगता है। अपने कुत्ते के कंकाल को आविन दफनाने लगता है। दूसरी ओर ली को पता चल जाता है कि वो आविन ही है जिसने वेस्ट वर्जीनिया में प्रीचर को मार डाला और उसी की बंदूक से सैंडी और कार्ल मारे गए हैं। छानबीन करते करते ली आविन के स्पॉट पर पहुंच जाता है, जहां आविन के समझाने पर भी, उसे उसकी बहन की हकीकत बताने पर भी ली आविन पर शॉटगन से गोली फायर करता है और डिफेंस में आविन भी पिस्टल से फायर करता है। फायरिंग के दौरान आविन बच जाता है और ऑफिसर ली मारा जाता है। अब इस सीन तक फिल्म के सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन एंड होती है। अकेला आविन बचता है जो अपना रास्ता जारी रखता है। वो एक अनजान आदमी से लिफ्ट मांगता है। उसके गाड़ी में दिन में सपना देखने लगता है। सपने में आविन अपने आप को सोल्जर के रूप में देखता है और उसे एक बेटा भी है। इस सीन पर इस बेहतरीन फिल्म की कहानी खत्म होती है। इस मूवी का नाम द डेविल ऑल द टाइम ये दर्शाता है कि कैसे समाज धर्म के आधार पर अपने डार्क सीक्रेट्स को, अपनी फैंटेसीज को अंजाम देता है। यानी परमात्मा के नाम पर भगवान की आड़ में ऐसे लोग शैतानी इरादे या अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।